हमें एसपी फाइल समझ में आ गया। ओके, सेकेंड चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। डायग्राम को ध्यान से देखो। हमारे डेटाबेस में ये पूरा एज ए सिंगल, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल एज ए सिंगल एंटिटी क्या है, टेबल स्पेस। इसके अंदर जो ये दो सिलेंडर रखे हैं ये क्या है, और जितने भी आपके डेटाबेस में कुछ भी चीज जिसको आप क्रिएट कर रहे हो इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इफ यू आर क्रिएटिंग ए टेबल इट्स ए ऑब्जेक्ट, इफ यू आर क्रिएटिंग ए इंडेक्स इट्स ए ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस, ट्रिगर, फंक्शन, प्रोसीजर, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो दैट इज अ ऑब्जेक्ट। अल्टीमेटली आपके ऑब्जेक्ट कहां जाके बन रहे हैं, डेटा फाइल्स के अंदर। और डेटा फाइल्स किसका पार्ट है, इट मींस एज ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेबल स्पेस इज द स्टोरेज, राइट। But because table space is logical, it don't have any physical existence. Physically, the data files are the physical file which is creating a table space. इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारे डेटाबेस में जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज का मतलब होता है टेबल स्पेस। टेबल स्पेस में बहुत सारी क्या रखी होती है, डेटा फाइल्स। और अल्टीमेटली जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो किसके अंदर जाके क्रिएट होते हैं, डेटा फाइल्स के अंदर। ओके, नाउ ऑन ए डेटाबेस, ऑन ए टेबल स्पेस, एक सिंगल टेबल स्पेस में आप 1024 डेटा फाइल्स रख सकते हैं इन ए सिंगल टेबल स्पेस, एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल स्पेस। टेबल स्पेस से क्या मतलब, जैसे आपने टेबल बनाई, जैसे आपने बनाई टेबल एम्प्लॉइज, उसमें एम्प्लॉय का नेम, एज, सेक्स एंड सैलरी सब डाल दिया, तो 1024 नेम्स आ सकते हैं। नहीं, वो टेबल कहाँ जाके बनेगी, उसकी स्टोरेज क्या है। देखो किसके अंदर जाके बन रही टेबल, डेटा फाइल के, और डेटा फाइल किससे एसोसिएटेड है, लेट मी शो यू समथिंग, यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बच्चों सपोज करो मेरे पास एक स्टोरेज है U01 नाम की, राइट, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी अभी कितनी बची हुई है, 4.3 GB, राइट। मुझे एक स्टोरेज बनानी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, डेटाबेस स्टार्ट होना चाहिए, पहली चीज क्रिएट टेबल स्पेस, लेट्स से माय स्टोरेज, क्रिएट टेबल स्पेस। टेबल स्पेस के अंदर हमारे पास क्या आता है, मैंने कहा डेटा फाइल मुझे U01, क्योंकि मेरी कैपेसिटी कहाँ पे बची हुई मेरे पास, U01 में। लेट्स से मैंने अपनी टेबल का डेटा फाइल का नाम दे दिया माई स्टोरेज 01.dbf। इनिशियल साइज मैंने उसको दे दिया 10 MB। नेक्स्ट मैंने कितना दे दिया, 1 MB, एंड मैक्स साइज मैंने कितना दे दिया, मैक्स साइज 31 GB तक ही जा सकता है। इट मीन्स मैंने एक स्टोरेज बना दी जिसका इनिशियल साइज कितना है, 10 MB। जैसे जैसे उसको स्पेस की जरूरत होगी वो इस U01 से उस स्पेस को बोरो करना स्टार्ट कर देगा, और कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है हमारे पास, 31 GB तक। अब मैंने एक यूजर क्रिएट किया, लेट्स से क्रिएट यूजर, लेट्स से test1, IDENTIFIED, identified by tiger, DEFAULT, default table space, quota on अनलिमिटेड क्यों दिया,
ये यूजर इस स्टोरेज को पूरा का पूरा क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ये दो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पहली चीज, अगर मुझे डेटाबेस में मेरे पास फिजिकल स्टोरेज है, राइट, मेरा डेटाबेस फिजिकल स्टोरेज को कंसीडर नहीं करता, वो केवल किसको, लॉजिकल स्टोरेज को कंसीडर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल स्पेस। इट मींस अगर मुझे डेटाबेस में स्टोरेज प्रोवाइड करनी है तो अल्टीमेटली मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, टेबल स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। और टेबल स्पेस बिकॉज लॉजिकल है, उसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डेटा फाइल्स को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। एक डेटा फाइल की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 31 GB। तो अगर मैं इसके अंदर 10 डेटा फाइल ऐड कर दूं तो 31 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 310 GB। दिस इज द वे वी कीप ऑन एडिंग द डेटा फाइल्स टू द टेबल स्पेस टू इंक्रीज द स्टोरेज। जैसे मुझे एक यूजर है जिसको 5 टेराबाइट स्टोरेज देनी है, ठीक है, मैंने एक टेबल स्पेस बनाया, इनिशियल एक डेटा फाइल से कितना, 31 से, मैंने 5 टेराबाइट को 31 से डिवाइड कर दिया, मुझे नंबर ऑफ क्या बता दी इसने, डेटा फाइल बता दी। मैंने स्टोरेज वाले को बोला मुझे स्टोरेज दे दे, उसने मुझे लेट से एक U01 और एक U02 नाम से स्टोरेज दे दी। U01 की कैपेसिटी 3 टेराबाइट है और U02 की कैपेसिटी भी कितनी है, 3 टेराबाइट। इस कैपेसिटी को यूज करके मैंने क्या बना दिया उसके अंदर, टेराबाइट इसमें एक बन जाएगा 31 GB से तो बनेगा ही ना। अरे भैया ये स्टोरेज है, ये कैपेसिटी है, ये माउंट ड्राइव है, ड्राइव सी ड्राइव, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है 3 GB। अब सी ड्राइव है अपना 500 GB की बना दी, तो उसमें आप 500 GB डेटा रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, रख सकते हैं कि नहीं रखते। उधर 3 टेराबाइट की स्टोरेज दे दी आपको, आपने इस 3 टेराबाइट की स्टोरेज को यूज करके उसके अंदर नंबर ऑफ डेटा फाइल्स क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने कहा मैंने क्रिएट किया, मुझे अगर इसका साइज बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्टर टेबल स्पेस माई स्टोरेज ऐड डेटा फाइल 02.dbf साइज लेट से मैंने इसका 10 MB बढ़ा दिया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेबल स्पेस के अंदर डेटा फाइल्स को क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, बशर्ते हमारे पास फिजिकल स्टोरेज अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपकी सी ड्राइव या ई ड्राइव भर गई और आप उसके अंदर मूवी डालना चाह रहे हो कि जाएंगी, नहीं जाएंगी ना, तो इट मींस हमारे पास फिजिकल स्टोरेज को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल स्पेस, और उसके अंदर डेटा फाइल्स को क्या करते जाएंगे, पुश करते चले जाएंगे। कर गया। सपोज करो एक टेबल स्पेस के अंदर मैंने 100 डेटा फाइल रख दी 31 कैपेसिटी की, तो उसकी स्टोरेज हो गई 3100 GB, 3100 GB, 3.1 टेराबाइट, हाँ 3.1 टेराबाइट हो गया। अब मैंने क्या किया, एक यूजर बनाया ऐसे टेस्ट नाम का, डिफॉल्ट स्टोरेज में मैंने उसको स्टोरेज का नाम दे दिया। इट मींस जब भी ये टेस्ट नाम का यूजर मेरे डेटाबेस से लॉगिन करेगा और कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जैसे सपोज करो इसके अंदर हमने 50 टेबल क्रिएट कर दी, अब एप्लीकेशन से हर जैसे हमने एक टेबल ट्रांजैक्शन नाम की बना दी, बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, एक टेबल किसकी बना दी, ट्रांजैक्शन नाम की। हमें पता है हमारी एक वेबसाइट है, ओके, हमारी एक कंपनी ई कॉमर्स की, जिसमें पर डे कम से कम 2 लाख लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। दिस इज द एवरेज ट्रांजैक्शन दैट इज बीइंग डन ऑन अगेंस्ट दैट वेबसाइट, राइट। अब 2000 लोग जितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, क्या उन्होंने परचेज किया, वो सारी इंफॉर्मेशन एक ट्रांस नाम की टेबल के अंदर जाके स्टोर हो रही है, ठीक है। और ट्रांस नाम की टेबल किस यूजर के अंडर में बनी हुई है, सेल्स के। तो जब भी एक नया रिकॉर्ड आएगा तो लॉजिकली डेटा किसके अंदर जा रहा है, टेबल में, और फिजिकली वो किसके अंदर राइट हो रहा है, उस डेटा फाइल्स के अंदर। तो जैसे जैसे रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे उसकी कैपेसिटी क्या होती जाएगी, नहीं वो खत्म होती जाएगी ना, स्टोरेज बढ़ता जाएगा ना हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टोरेज हम लोग डेटाबेस में प्रोवाइड करते हैं। कितने लोगों को समझ में आया, आ गया समझ में? हाँ रोहित, तुम्हें समझ में आया, मुझे बताओ क्या समझ में आया। जब भी कोई यूजर क्रिएट करेगा, मतलब यूजर क्रिएट करने के बाद उसको ऑथेंटिकेशन देंगे हम, क्या आप इतना स्पेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो टेबल क्रिएट करता जाएगा, उसके अंदर जितने भी उसको रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो फुलफिल हो गई, उसके बाद भी अगर उसको स्पेस चाहिए तो हम उसको कोई मतलब छोटे डेटा फाइल ऐड करते चले जाएंगे। हाँ, उसको देते हैं। रंजू तुम बताओ क्या सीखे हो, क्या समझ में आया, मुझे अच्छे से बताओ।
तो टेबल स्पेस क्रिएट करना है, वो हमारा स्टोरेज बनाया फिर हमने मतलब हमारे डेटाबेस में स्टोरेज का मतलब क्या है? टेबल स्पेस। स्टोरेज का मतलब क्या है? टेबल स्पेस। पहली चीज, आगे बोलो। उसमें फिर हमने डेटा फाइल्स और टेबल्स क्रिएट की। नो, टेबल स्पेस हमारा स्टोरेज है। हिमांशु इधर देखो मेरे साइड। टेबल स्पेस ये आया ना कि सर टेबल आपने जगह जगह ले ली, उसमें अभी अभी वैल्यू नहीं फिल हुई है, आपने जगह खरीद के रख ली, समझ लीजिए 31। टेबल स्पेस हमारे पास स्टोरेज है। उस टेबल स्पेस की स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हमें उसके अंदर नंबर ऑफ डेटा फाइल्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, बशर्ते हमारे पास फिजिकली क्या होना चाहिए? स्टोरेज अवेलेबल होना चाहिए। उस स्टोरेज को हम लोग किसी यूजर को क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे। अब उस यूजर जब भी वो मेरे डेटाबेस से लॉगिन हो रहा और कोई भी ट्रांजेक्शन मेरे डेटाबेस में क्या कर रहा है? डेटा को इंसर्ट कर रहा, अल्टीमेटली डेटा टेबल में स्टोर हो रहा और फिजिकली वो डेटा फाइल्स के अंदर जाकर डेटा क्या होता रहेगा? हमारा स्टोर होता रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, ओके। इट मीन्स हमारे डेटाबेस में बहुत सारी डेटा फाइल्स होती हैं। बहुत सारी क्या होती है? डेटा फाइल्स 1000, 2000, 3000 जिसके अंदर हमारा डेटा रखा होता है। ठीक है, अब मुझे बेसिकली टेबल स्पेस आपको नहीं पढ़ाना था, मुझे आपको कंट्रोल फाइल के बारे में बताना, जो दूसरी स्टेज है हमारी। कौन सी? माउंट स्टेज। बच्चों, हमारे पास डेटाबेस में मिनिमम 1 कंट्रोल फाइल और मैक्सिमम 8 कंट्रोल फाइल हम लोग रख सकते हैं। कितनी कंट्रोल फाइल रख सकते हैं? 8। कंट्रोल फाइल सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है आपके डेटाबेस का, सबसे क्रिटिकल। आपके डेटाबेस में क्या चल रहा है, कौन सा ट्रांजैक्शन आपकी डेटा फाइल में राइट हो चुका है, ध्यान से सुनो मुझे, कौन सा ट्रांजैक्शन आपकी डेटा फाइल में राइट हो चुका है, कौन सा क्या डेटाबेस में चल रहा है, डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब इसके अंदर कितनी डेटा फाइल्स है, वो बैकअप कहाँ जा रहा है, कितने बजे बैकअप हुआ, किस चीज का बैकअप हुआ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है? कंट्रोल फाइल के। और अगर मेरी कंट्रोल फाइल करप्ट हो गई, सपोज करो मेरी कंट्रोल फाइल करप्ट होगी, मेरा डेटाबेस विद इन ए सेकंड डाउन हो जाएगा। मेरा डेटाबेस विद इन ए सेकंड क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अब सुनो, मेरे डेटाबेस में मिनिमम 1 कंट्रोल फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी की? 1 की। मैक्सिमम आप 8 रख सकते हो। कितनी रख सकते हो? 8। एंड दे आर दी मल्टीप्लेक्स कॉपी। मल्टीप्लेक्स कॉपी का मतलब है whatever information is being kept into the first control file, it will be on the second, third, fourth, similar information will be there. but अगर एक भी कंट्रोल फाइल करप्ट होगी, आपका डेटाबेस विद इन ए सेकंड क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कंप्लीटली डाउन हो जाएगा। हाँ, इतनी बात समझ में आई? हम अपने डेटाबेस में देखना चाहते हैं हमारे पास कितनी कंट्रोल फाइल है, तो शो पैरामीटर कंट्रोल कर दो आप। किसी बताइए सर, जैसे कंट्रोल फाइल आपने 8 ले रखी है, मैक्सिमम 8 ले सकते हैं ना, तो उनमें से एक भी खराब हो गया सभी डाउन, डेटाबेस डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, किसी भी पैरामीटर को हम अपने डेटाबेस में कैसे देखते हैं? शो पैरामीटर, पैरामीटर का नाम। ठीक है, यहां पे मुझे ये बता रहा है कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे पास 1 और 1 2 कितनी कंट्रोल फाइल है? 2 कंट्रोल फाइल। और ये किस लोकेशन पे रखी? एक ORCL के अंदर रखी है और दूसरी भी किसके अंदर रखी है? ORCL। ऑन ए प्रोडक्शन डेटाबेस, ध्यान से सुनो, ऑन ए प्रोडक्शन डेटाबेस दे शुड बी ऑन ए डिफरेंट माउंट पॉइंट। एक U01 पे होनी चाहिए, एक U02 पे होनी चाहिए, एक किस पे होनी चाहिए? U0। तभी तो फायदा होगा। सपोज करो U01 करप्ट होगी, ड्राइव ही करप्ट होगी पूरी की पूरी, तो अगर आपने सारी वहां पे रखी तो सारी कंट्रोल फाइल क्या हो जाएंगे? तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। इट मीन्स यू शुड हैव ए कॉपी ऑन डिफरेंट। हाँ, फायदा क्या है कि अगर एक कंट्रोल फाइल करप्ट होगी, ध्यान से सुनो इधर, एक कंट्रोल फाइल मेरी करप्ट होगी, मैंने 3 कॉपियां बना रखी थी, बाकी 2 कॉपी मेरे पास हैं। ठीक है, सपोज करो मेरी U01 वाली ड्राइव ही करप्ट हो गई थी, सिस्टम एडमिन ने क्या किया, स्टोरेज वाले ने एक नई ड्राइव लगा दी U01 के नाम से, उस पर जो कंट्रोल फाइल रखी थी वो क्या हो गई? आप नई कॉपी जो दूसरी उस पर रखी ना, वहां से कॉपी करेंगे, वहां ले जाएंगे, उसको रीनेम करेंगे, डेटाबेस को स्टार्ट कर देंगे, चल जाएगा, क्योंकि सारी कंट्रोल फाइल में क्या थी? सेम इंफॉर्मेशन थी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट ऑन ए प्रोडक्शन डेटाबेस यू शुड हैव एटलीस्ट 2 or 3 कंट्रोल फाइल कॉपी on a different location, so that if one copy gets corrupt, still you have some good copies, you can replace the corrupt one with the good copy and you can start your database. Otherwise, if you have only one control file and it is got corrupted, you cannot start your database. There is a way to start that I'll let you know, but that is not a good way to start the database, right? So control file, अब सुनो, माउंट स्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है
मेरा डेटाबेस एसपी फाइल को पढ़ के उसको ये पता लग जाएगा कंट्रोल फाइल अभी कितनी होनी चाहिए हमारे पास। उसने एसपी फाइल को पढ़ा, एसपी फाइल को पढ़ने का उसको पैरामीटर उसने कौन सा देखा, कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल। उसने कहा एक कंट्रोल फाइल इस लोकेशन पे होनी चाहिए, एक कंट्रोल फाइल इस लोकेशन पे होनी चाहिए। वो दोनों लोकेशन पे जाके चेक करेगा, अगर उसको दोनों कंट्रोल फाइल मिल गई तो आपके डेटाबेस को कौन सी स्टेज पे ले आएगा, माउंट पे। और अगर 10-8 कंट्रोल फाइल में से एक भी करप्ट हुई है तो आपके डेटाबेस को स्टार्ट नहीं करने देगा, मना कर देगा। बात समझ में आ गई। हाँ, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्टेज। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आई, हमारे डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, डेटा फाइल्स। अल्टीमेटली हमारे डेटाबेस का सारा डेटा किसके अंदर रखा हुआ है, डेटा फाइल्स के। और हमारे पास कितनी डेटा फाइल्स है वो इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, कंट्रोल फाइल में। किसके अंदर होती है, कंट्रोल फाइल। सुनो, कंट्रोल फाइल बच्चों एक बाइनरी फाइल होती है। मैं इसको ओपन नहीं कर सकता लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट में। मैं आपको इसका एक बैकअप लेके दिखा सकता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, कंट्रोल फाइल का एक बैकअप ले लिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या क्या चीज। लुक एट दिस, ये तो सारा कमेंट है। यहां पे आ जाइए और बेटर मैं आपको हाँ इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों ये चीज देखो, मेरी कंट्रोल फाइल में ये लिखा होता है कि मेरी डेटा फाइल्स कहां कहां रखी हैं, कहां कहां मेरी डेटा फाइल्स रखी हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, कंट्रोल फाइल की। दिख रहा आप लोगों को, दिख रहा ना, एसपी दी थी, समझ में आ गया। तो मेरे डेटाबेस में डेटा फाइल कहीं भी हो सकती है, किसी भी लोकेशन पे, उन सब का जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, कंट्रोल फाइल के। ठीक है बच्चों, एक दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग रीडू लॉग फाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीडू लॉग फाइल्स। मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा आज से पढ़ने के लिए। ठीक है, आपने उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। ये डायग्राम आपने बहुत आराम से समझना है। ठीक है, ये वाला जो हमें एचपी फाइल, पी फाइल समझ में आ गया, कंट्रोल फाइल हमें समझ में आ गया, डेटा फाइल हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब लास्ट चीज समझो। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब मेरा डेटाबेस स्टार्ट होता है तो एक मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, वर्चुअल मेमोरी को। उस वर्चुअल मेमोरी को मैंने एक नाम दिया था, क्या दिया था, एचजी। इस एचजी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी के पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपने 40 GB एचजी दिया है तो इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा मेमोरी लेता है वो डीबी बफर कैशे होता है। हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, शायद कल हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको ये सारी चीज़ समझ आएंगी। अभी मैं आपको वो नहीं समझा रहा, बस जरा ध्यान से सुनो। हमारे इस एचजी के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग रीडू लॉग बफर कैशे बोलते हैं। रीडू लॉग बफर कैशे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है और सब कुछ इसी के ऊपर चलता है, पूरा डेटाबेस इसके ऊपर चलता है। हमारे डेटाबेस में कोई भी क्वेरी आ रही हो, हमारे डेटाबेस पे एक्चुअली में चलती क्या है, एसक्यूएल क्वेरी तो चलती है।
भाई आपने बैंक से एक ट्रांजेक्शन किया, तो जो बैंक का एप्लीकेशन होगा वो क्या करेगा, एक एसक्यूएल क्वेरी बनाएगा जो आपकी सैलरी, जो आपके अकाउंट को अपडेट कर देगा, उतना अमाउंट जो आपने लिया उसको डिडक्ट कर देगा और बाकी उसमें क्या कर देगा, वो उसके बेस पे वो क्वेरी बना देगा। आपने नया रिकॉर्ड, नया पेमेंट किया तो वो क्या करेगा, एक क्वेरी बनाएगा जो है नया रिकॉर्ड क्या कर देगा, आपका इंसर्ट कर देगा। दिस इज द वे माय डेटाबेस वर्क। एनीथिंग दैट इज कमिंग टू योर डेटाबेस एक्सेप्ट सेलेक्ट, बिकॉज सेलेक्ट आपके डेटाबेस पे कोई चेंज नहीं करता है। इंसर्ट एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपके डेटाबेस में चेंज करें। सेलेक्ट कुछ चेंज नहीं करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ anything that is coming to your database as a SQL query, okay, we want to protect those queries, or we want to like take the backup of those queries, right? So what my database does, anything that is coming to my database, it is after parsing मतलब उसका सिंटेक्स चेक हो गया, my database will write those queries into the redo log buffer कैसे। इसका साइज जनरली 1 GB तक जाता है मैक्सिमम प्रोडक्शन पे, 2 GB तक जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। It writes all the information into the redo log buffer कैसे, right? At every 3 second, or when it is 1/3 full, when it is 1 MB full, or when any transaction is getting committed, ये चार में से कोई सी भी इवेंट ट्रिगर हो, या तो 3 सेकंड पे, या ये 1/3 फुल हो गया, या ये 1 MB फुल हो गया, या कोई ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कमिट का मतलब परमानेंटली डेटा क्या हो जाए हमारे पास, सेव हो जाए। There is a background process which is called log writer, जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, राइट? हाँ, it pick all the transactions from here, and we have one thing that is called redo log files, okay? इनका साइज जनरली 1 MB 1 GB के आसपास के अराउंड होता है। log writer will write all the transaction into this redo log file, and it's a physical file, and it will give a number to this file that is called sequence number। फर्स्ट टाइम इसने राइट किया, इसका सीक्वेंस नंबर कितना हो गया, 1। जब ये भर जाएगा वो दूसरे में राइट करना स्टार्ट कर देगा, जब ये भर जाएगा वो तीसरे में राइट करना स्टार्ट कर देगा, जब तीसरा भर जाएगा फिर से पहले वाले में राइट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट है, अगर उसने पहले वाले में दोबारा से राइट करना स्टार्ट कर दिया तो जो ट्रांजेक्शंस के अंदर आए थे वो तो ओवरराइट हो गए। तो सुनो, हमारा डेटाबेस कौन से मोड में होता है, आर्काइव समझते हैं ना, हम लोग अपनी मेल्स का PST बनाते हैं, हम लोग आर्काइव लेते हैं, हम लोग बैकअप ले रहे हैं बेसिकली। क्या ले रहे हैं हम लोग, बैकअप। तो ध्यान से सुनो, as soon as this redo log file is getting filled up, there is another background process, archiver, and we have another location. It will write the transaction that is being kept into this redo log file with a sequence number 1 into this file, okay? ये भरा, सीक्वेंस नंबर कितना दे दिया, तो इसको भी ले जाकर यहाँ सेव कर दिया। सीक्वेंस नंबर 3 यहाँ पे, फिर से जब वो ऊपर आएगा इसको सीक्वेंस नंबर कितना दे देगा, 4। इट्स ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नंबर विच इज बीन इंक्रीज एवरी टाइम बाय 1 व्हेन LGWR इज राइटिंग इनटू द redo log file, राइट? ओके, अब सुनो, सारे ट्रांजेक्शन या तो यहाँ मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे, ठीक है। हाँ, कल को अगर आपका डेटाबेस करप्ट हो गया और आपने सुबह 10 बजे बैकअप लिया था और 3 बजे करप्ट हुआ आपका डेटाबेस, 10 बजे तक का क्या आपके पास बैकअप, उसके बाद के ट्रांजेक्शन कहाँ पे आपके पास, आर्काइव में, और जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन वो कहाँ में होंगे आपके। आप पूरे डेटाबेस को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए केवल इतना समझो, टू प्रोटेक्ट आवर ट्रांजेक्शन we have one methodology that every time a transaction is coming, it is being written into the redo log buffer cache, and from there it is being written into a redo log file which is a physical file. As soon as this file is getting filled up, it is being archived to some another location. This is just a way to protect our transaction. Is that clear? हाँ, इतनी बात समझ में? अभी हमें ये भी नहीं सीखना, हमें केवल ये सीखना है कंट्रोल फाइल के अंदर क्या होता है। कंट्रोल फाइल के अंदर कहाँ मेरी डेटा फाइल्स रखी है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, कंट्रोल फाइल। कहाँ मेरी रीडू लॉग फाइल्स रखी हैं, अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे कहाँ मेरी रीडू लॉग फाइल्स रखी हैं, क्या उसकी लोकेशन है, कितना उसका साइज है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी किसके अंदर होती है,
कंट्रोल फाइल के। सो व्हेन योर डेटाबेस कम्स फ्रॉम माउंट स्टेज टू ओपन स्टेज, कौन सी है? माउंट से कौन सी स्टेज में आता है? ओपन स्टेज में आता है। ये चेक करता है सारी की सारी डेटा फाइल्स को, सारी की सारी रीडू लॉग फाइल्स को। अगर उसको सारी की सारी रीडू लॉग फाइल और डेटा फाइल मिल गई, आपके डेटाबेस को क्या कर देगा? अप। और अगर एक भी फाइल मिसिंग होगी, आपका डेटाबेस अप नहीं होगा। अब ये बताओ कितना कुछ समझ में आया आप लोगों को? डेटाबेस का स्टार्टअप सीक्वेंस समझ में ये आया? समझ आपने 10 से लेकर 3 है तो 10 से लेकर 3 तक का डाटा भी मिल जाएगा। सब कुछ भाई, ट्रांजैक्शन चले हमारे पास, जो क्वेरी चली वो सारी क्वेरी हमारे पास है। वहाँ पे करप्शन नहीं होगा। वो तो हमने सेव कर ली ना सारे नहीं, ट्रांजैक्शन। 10 से पहले का सेव हुआ है ना, बात थोड़ी वो तो हुआ। बैकअप है ना हमारे पास 10 से पहले तक का। जब तक हम बैकअप नहीं ले रहे हैं तब तक का उसमें आपका सब कुछ है, सब कुछ है हमारे। इवन बेटा अगर आप लोग एक स्टैंड बाय बनाना चाहते हो ना, एक डुप्लीकेट कॉपी, दिस इज माय प्रोडक्शन राइट, आई वांट टू क्रिएट ए स्टैंड बाय, इसकी रेप्लिका प्रोडक्शन की यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं ना, वो सारे ट्रांजेक्शन इस डेटाबेस पे चला दूंगा दोबारा से। हमारे पे एक प्रोसेस होता है एमआरपी प्रोसेस, वो सारे ट्रांजेक्शन इस पे चलाता रहेगा। जो मेरे डेटाबेस पे यहाँ पे है वो सेम चीज मेरे पे यहाँ पे अवेलेबल होगी। दिस इज कॉल्ड डीआर, डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। मनोज, डेटाबेस स्टार्टअप का सीक्वेंस समझ में आ गया अच्छे से? अशप्रीत, हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। नहीं, जैसे सपोज करो कोई कंट्रोल फाइल के बारे में पूछने लग जाए, व्हाट इज अ कंट्रोल? हाँ तो मैंने बताया ना आप लोगों को, व्हाट इज अ कंट्रोल फाइल हैज द all the structural it's information about the a database. binary file that keeps track of everything what is happening in my database, what all आदि ट्रांजेक्शन, जो सारे के सारे ट्रांजेक्शन डेटा फाइल में राइट होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर राइट होगी? कंट्रोल फाइल के। What is my database physical structure? Where are my data files? Where are my redo log files? Everything is being written into your control file. We can have minimum 1 control file and we can go up to maximum 8. ये हम लोग सब पढ़ेंगे। अभी मुझे केवल स्टार्टअप बताना था आप लोगों को। मैंने अभी ये फाइलें, इनको तो पूरा मैं एक लेक्चर दूंगा आप लोगों को। अभी मुझे केवल आपको ये बताना था डेटाबेस स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। स्टार्टअप समझ में आ गया, ओके। आशा थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आ जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। मेरे पुराने स्टूडेंट, आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आ रही है? अभी तक सब आ रहा है, मतलब चीज़ें क्लिक कर रही, कौन सी चीज़ का मतलब क्या है? सत्य प्रकाश तुम्हें आया थोड़ा बहुत? मंडे से वो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। I think we are good till the database startup, right? If we want to shut down a database, the way we want to shut down is the shutdown immediate. There are 3 more commands that we can use to make a database down, but I'm not going to discuss those commands as of now. I need to first discuss the architecture that we are going to discuss tomorrow. ठीक है, आर्किटेक्चर हम लोग कब करेंगे? टुमारो। अभी मैं थोड़ा सा आपको SP फाइल और P फाइल के बारे में और बताता हूँ, ठीक है। डेटाबेस स्टार्टअप के लिए पहली फाइल कौन सी जरूरी है? SP फाइल या P फाइल? दिस इज द फर्स्ट फाइल, दिस इज द फर्स्ट फाइल माय डेटाबेस विल चेक व्हेन वी आर स्टार्टिंग द डेटाबेस। द alternate of the SP file is the P file, right? Okay, is that clear? Okay, now SP फाइल है, SP फाइल का नाम क्या होता है? सर्वर पैरामीटर फाइल। SP फाइल db ने डॉट हो रहा। P फाइल का नाम हमारे पास होता है init db ने डॉट हो रहा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ओरेकल होम में, DBS के अंदर। इसकी लोकेशन भी ओरेकल होम में DBS के अंदर होती है, पर आप इसको कहीं भी रख सकते हो, एनीवेयर।
एनीवेयर क्यों? क्योंकि जब आप पी फाइल से डेटाबेस को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यू नीड टू गिव द एंटायर पाथ, otherwise it will not recognize where the p file is, right? Okay, so you can keep p file anywhere, where whatever the location suits you, because during the startup time you need to specify the qualified name of your p file. Okay, हमें p file startup p file is equal to p file का path and then उसका नाम, तभी तो मेरा डेटाबेस p file से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। जब नीचे गए तब क्या नाराजगी है क्या? नाराजगी की बात कर फोन क्यों नहीं उठाया फिर? आपने रवि क्या हुआ? सब लोग साथ में मैं तो थोड़ा लेट मैं पता 1-1.5 लंच के बाद आ जाऊँगा। तुम जा रहे हो क्या? मैं लंच के बाद आ जाऊँगा अभी यहाँ क्लास थोड़ी जल्दी कर रहे हैं हम जाके शुरू हो गए 12 बजे तक बोलना अभी आ रहे हैं तो वेट कर रहे थे ना। अब तो खैर आ रहे हैं हम अभी आएंगे तभी बोलेंगे क्यों बोले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं बस, ठीक है? फोन सबके सबके जेब में रहने चाहिए। मुझे यहाँ आप लोगों का डेडिकेटेड टाइम चाहिए, ठीक है? 3 महीने बाद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? SP file, P file, both files are just to start my database. These are the parameter files. The difference is it is a server parameter file and it is just a parameter file. दोनों का लोकेशन सेम हो सकता है, बट आप इसको कहीं भी रख सकते हो, बिकॉज वी नीड टू गिव द डेटा P file name when we are starting the database. Now ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है मुझे डेटाबेस लेवल पे स्टार्टअप, दैट्स इट, वो अपने आप ढूंढेगा SP फाइल को जाके, ठीक है? लेकिन अगर मुझे P फाइल से डेटाबेस को स्टार्ट करना है, स्टार्टअप P फाइल इज इक्वल टू पूरा का पूरा पाथ मुझे उसका देना पड़ेगा, ठीक है? इफ आई वांट टू चेक ईदर इट इज टू दी SP फाइल और P फाइल, शो पैरामीटर, पैरामीटर का नाम, यहाँ तक तो बच्चों वाली चीजें थी, अब आती थोड़ी खतरनाक चीज, ठीक है? वी आर द DBs, राइट? An application, we got one error, very famous error, ORA 200 sorry, maximum process exceeded. maximum process exceeded मतलब लेट्स से मैंने प्रोसेस दिया था 1000 एप्लीकेशन के कनेक्शन बन गए। अब एप्लीकेशन वाले कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक कनेक्शन रिक्वेस्ट जारी है, वो कनेक्शन बन नहीं पा रहा क्योंकि प्रोसेस क्या हो गया, आपके भर गए। इवन मैं एज ए DBA भी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो पूरे के पूरे 1000 कनेक्शन क्या हो गए आपके ऑक्यूपाइड, ठीक है? एप्लीकेशन टीम कहती भैया वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है? टू अकोमोडेट द करंट रिक्वायरमेंट वी नीड टू चेंज द प्रोसेस पैरामीटर वैल्यू, राइट? Okay, now if your database is running from P file, because it's a text file, right? It's a text file. You need to make your database down, edit the P file,
रिप्लेस 1000 बाय लेट्स से 2000, आपने 2000 बढ़ाने थे, सेव करो और डेटाबेस को फिर से क्या कर दो, स्टार्ट करो। तो इसको समझो पहले, अश्प्रीत इसको समझो। If you want to change a parameter while my database is running through P5, I need to make the database down, and this is the critical component. We cannot make a production down. Are you getting my point? We cannot make a production down. But if it is very critical, then only we can make a database down. Otherwise, no chance. Even 2-3 साल तक चलता रहता है database. It means the drawback of using the P file is, in any case, we are in a need to change a parameter. To change the parameter, the only possible way is to make the database down. That is not allowed. Edit the parameter file and then start the database, which is not advisable or which is not allowed, right? इतनी बात समझ में आ गई? If you want to change the parameter while your database is running through SP file, 95% chance is there that you need not to make the database down. There is only 5% chance that आपको database को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। अब सुनो, हमारे पास जो भी एक पैरामीटर होता है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। एसी क्यों नहीं चला रहा? Okay. Whenever we are talking about a P file parameter, it might be a static parameter or it might be a dynamic parameter. डायनेमिक का मतलब है नो डेटाबेस डाउन, एंड स्टैटिक का मतलब है आपको डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ओरेकल की एक बिल्ट इन टेबल है $V पैरामीटर। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। बच्चों एक टेबल है हमारे पास $V पैरामीटर, राइट? कौन से यूजर से लॉगिन हो? $V पैरामीटर, राइट? हाँ, लेट्स से मुझे प्रोसेसेस को चेंज करना है एंड आई वांट टू चेक वेदर इट्स ए स्टैटिक पैरामीटर और इट्स ए डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है डेटाबेस डाउन करना पड़ेगा और डायनेमिक का मतलब डेटाबेस डाउन नहीं करना। अब समझो यहाँ पे सेलेक्ट नेम कॉमा देयर इज ए कॉलम इज सिस मॉडिफिएबल फ्रॉम $V पैरामीटर वेयर नेम इज इक्वल टू लेट्स से PROCESSES प्रोसेसेस। बच्चों मेरा ये नेम जो भाग रहा ना यहाँ पे इतना आगे तक, मैंने इसको फॉर्मेट करके 20 कर दिया। 20 का मतलब इसको 20 कैरेक्टर ये मिल जाएंगे बस। अब आप ऊपर वाली क्वेरी देखो, यहाँ तक आ गया बस। मैंने इस कॉलम का मतलब होता है, फॉर्मेट का मतलब होता है A20 का मतलब इसको मैंने ये 20 कैरेक्टर दे दिया ये वाले, इससे आगे नहीं भाग पाएगा वो। ठीक है, हाँ। अब सुनो बच्चों, इस मॉडिफिएबल क्या बोला इसने, फॉल्स। इट मींस आपको डेटाबेस को डाउन करना पड़ेगा इस पैरामीटर को चेंज करने के लिए। ठीक है, लेट मी शो यू सम अनदर पैरामीटर्स। लेट्स से मैंने कहा MEMORY मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट। क्या कह रहा है, इमीडिएट। क्या बोल रहा है, इमीडिएट। मतलब आपको डेटाबेस को डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दो तरीके की वैल्यू आती है इसकी इस सिस मॉडिफिएबल की, इमीडिएट और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है डाउन करना पड़ेगा, इमीडिएट का मतलब डाउन नहीं करना पड़ेगा। कभी भी हमसे कोई बोले कि भैया मुझे ये पैरामीटर चेंज करना है, उसका पूरा चेंज आएगा, पूरा आपको नंबर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप सबसे पहले ये चेक करेंगे वो डायनेमिक पैरामीटर है या स्टैटिक पैरामीटर। अब सुनो, चेंज करते कैसे हैं, ऑल्टर सिस्टम सेट, दिस इज द सिंटेक्स, ऑल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर इज इक्वल टू वैल्यू एंड स्कोप, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास मेरा पैरामीटर स्टैटिक है, स्टैटिक का मुझे कैसे पता लगेगा, इस सिस मॉडिफिएबल की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स।
और अगर इस चीज मॉडिफिएबल की वैल्यू इमीडिएट आ रही है वो डायनेमिक पैरामीटर है, अगर फॉल्स आ रही है तो वो स्टैटिक पैरामीटर। अब सुनो, स्टैटिक के केस में हमारे पास सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर इज इक्वल टू वैल्यू एंड देन वी नीड टू अप्लाई स्कोप। दिस विल डिसाइड वेदर यू नीड टू डाउन योर डेटाबेस और you need not to down your database. When you are putting scope equal to sp file, स्टैटिक के केस में आपको क्या लिखना पड़ता है, स्कोप इक्वल टू sp फाइल। स्कोप इक्वल टू sp फाइल का मतलब है ये चेंज कर दिया आपने पैरामीटर, फिर आप डेटाबेस को डाउन करोगे और जब आप स्टार्ट करोगे ना तब वो वैल्यू क्या होगी आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर आपका डायनेमिक पैरामीटर है, इसके केस में आप लोग लिखते हो स्कोप इज इक्वल टू बोथ या मेमोरी, दोनों को समझो। स्कोप इक्वल टू बोथ का मतलब है अभी भी चेंज हो जाए, कल को आपका डेटाबेस दोबारा से बाउंस होगा, वही वैल्यू रहेगी जो आपने चेंज कर दी है। स्कोप इक्वल टू मेमोरी का मतलब है अभी चेंज हो जाए, कल को अगर आप डेटाबेस को रीस्टार्ट करें तो वो कौन सी वैल्यू उठा लेगा, पुरानी वाली वैल्यू। ठीक है, तो लेट मी शो यू। मैंने अभी जाके यहाँ पे क्या किया, शो पैरामीटर प्रोसेसेस देखा, प्रोसेसेस मुझे कितने दिखा रहा है 150, राइट। प्रोसेसेस कौन सा पैरामीटर है, स्टैटिक। कौन सा पैरामीटर है, स्टैटिक। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो ऑल्टर सिस्टम सेट प्रोसेसेस इक्वल टू, लेट्स से मैंने 200 कर दिया। स्कोप इक्वल टू मैं बोथ देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्टैटिक है, स्कोप इक्वल टू बोथ वो नहीं लेगा। कैन नॉट स्पेसिफाइड इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज इट्स स्टैटिक पैरामीटर। और स्टैटिक के केस में स्कोप इक्वल टू हम लोग क्या देते हैं, sp फाइल। लेट मी ट्राई टू गिव sp फाइल। ओहो, हमारा डेटाबेस किससे स्टार्ट हो रखा है, टी फाइल से ना, टी फाइल से स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, तो ये तो चेंज ही नहीं हो सकता ऐसे। तो पहले मैं अपने डेटाबेस को sp फाइल से स्टार्ट कर लेता हूँ। बच्चों स्टार्टअप फोर्स का मतलब है रीस्टार्ट, स्टार्टअप फोर्स का मतलब है रीस्टार्ट। अब ये बाय डिफॉल्ट किसको उठाएगा, sp फाइल को। अभी किसको उठाएगा ये, sp फाइल को। ठीक है, चलो नई नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं। स्कोप इक्वल टू sp फाइल किया, चेंज हो गया, इधर देखो चेंज हो गया। अब शो पैरामीटर करना जरा, अभी भी कितने दिखा रहा है, स्टैटिक पैरामीटर। स्कोप इक्वल टू sp फाइल, पैरामीटर ऑल्टर हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू कब आएगी एग्जिस्टेंस में, जब आपका डेटाबेस बाउंस होगा। आपका डेटाबेस क्या होगा, बाउंस। मतलब स्टैटिक पैरामीटर के केस में हमें डेटाबेस को डाउन करके रीस्टार्ट करना मैंडेटरी है। रोहित बात समझ में आई, स्टैटिक पैरामीटर है ना वो, तो स्टैटिक पैरामीटर का मतलब है अब आप डेटाबेस को क्या करोगे, अब डेटाबेस को आप क्या करोगे, डाउन करोगे। फिर जब आप स्टार्ट करोगे जो वैल्यू आपने दी थी वो वैल्यू फिर से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि आपको डेटाबेस को क्या करना है, डाउन करना है। आपका डेटाबेस डाउन हो गया, अब आप स्टार्ट करो। कितना हो गया, बात समझ में आई कि नहीं, हाँ। लेकिन जो डायनेमिक पैरामीटर है उनमें डेटाबेस को डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक पैरामीटर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लास बाइंड अप कर रहा हूँ, मेरा कुछ काम है। एक मेमोरी टारगेट पैरामीटर दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, हमने भी थोड़ी देर पहले क्या बात करी थी, डायनेमिक पैरामीटर है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना, ऑल्टर, तो ये डायनेमिक का पता कैसे चलेगा, स्टैटिक होता है, इस मॉडिफिएबल इमीडिएट, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। इस मॉडिफिएबल क्या था, इमीडिएट। फोर्स मतलब स्टैटिक है, इमीडिएट का मतलब डायनेमिक है। ठीक है, तो ऑल्टर सिस्टम सेट मेमोरी टारगेट इज इक्वल टू, लेट्स से मैं 400 कर देता हूँ, 400 MB। स्कोप इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बोथ। देखो सिस्टम ऑल्टर हो गया ना एकदम,
और जैसे आपने दोबारा जाके चेक किया उसकी वैल्यू भी क्या हो गई। तो डायनेमिक पैरामीटर में हमें डेटाबेस को डाउन करने की जरूरत। The only way we need to make the database down when we are talking about the static parameter. और SP फाइल के केस में there is very less chance that you need to make your database down while changing the parameter. ठीक है। और मेमोरी के केस में अभी चेंज हो मेमोरी का केस में अभी हो जाएगा, लेकिन आप डेटाबेस को बाउंस मारोगे फिर तो कौन सी वैल्यू उठा लेगा। हम लोग ना बहुत बार सेशन लेवल पे चेंज करते हैं, जस्ट फॉर द सेशन, नॉट फॉर द एंटायर परमानेंट नहीं, पर सेशन लेवल पे हम लोगों को चेंज करना है। उस केस में हम लोग मेमोरी देते हैं। ऑल्टर सेशन सिस्टम नहीं करेंगे उस केस पे, उस टाइम पे क्या करेंगे सेशन, कि उस सेशन तक के लिए वो वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक डेवलपर ने आपको एक टेबल बनाने की स्क्रिप्ट दी, भैया इस स्क्रिप्ट को वैलिडेट करके दे दो डेवलपमेंट बॉक्स पे, राइट। उसने लिखा क्रिएट टेबल टेस्ट, राइट, और उसने आपको दे दी। आपके पास अपना DBA अकाउंट है, उस टेबल को बनाना था लेट्स से सेल्स नाम के यूजर के अंदर, ठीक है, ठीक है। आप उस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप एक DBA हो, राइट। आप उस यूजर से लॉगिन कर नहीं सकते क्योंकि इसका पासवर्ड आपको पता नहीं है। अगर आप इसका पासवर्ड चेंज कर दोगे पूरा एप्लीकेशन बैठ जाएगी, क्योंकि वो सेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है, ऑल्टर सेशन सेट करंट अंडरस्कोर स्कीमा इज इक्वल टू दिस। जैसे आपने ये सेट किया, अब आप जो भी स्क्रिप्ट चलाओगे वो कौन से यूजर के अंदर में चलेगी। So lot of times we DBA required to alter the session just for that particular session only. Then हम लोग इसको इक्वल टू क्या लिखते हैं, ठीक है। हाँ, we'll meet tomorrow by 9 o'clock, ठीक है, ठीक है। सर P फाइल में आपने बोला कंपलसरी शट डाउन करना पड़ेगा। P फाइल में तो शट डाउन के बिना चलेगा ही नहीं, उसको तो एडिट है ना, वो टेक्स्ट फाइल है ना, उसको एडिट